साल था 2012 का और तारीख थी 23 मार्च। नासा मिशन कंट्रोल ने अंतरिक्ष में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के क्रू को रेडियो पर एक सिग्नल दिया और उस सिग्नल को सुनने के बाद, उस सिग्नल को देखने के बाद पूरे स्पेस स्टेशन में अफरा तफरी मच गई। मैसेज यूं था कि बहुत सारे माइक्रो मीटियोरॉइड्स 6 मिनट बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से टकराने वाले हैं। अंतरिक्ष यात्रियों के पास इतना कम समय था कि वो इस दौरान स्पेस स्टेशन की दिशा में भी बदलाव नहीं कर सकते थे। उसकी गति में तो बदलाव किया ही नहीं जा सकता। अब सवाल यह था कि अंतरिक्ष के जिस हिस्से में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मौजूद है वहां अनगिनत माइक्रो मीटियोरॉइड्स होते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन मीटियोरॉइड्स से आखिर बचता कैसे है? 380 कारों जितने वजनी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की दिशा बदलने के लिए बिना फ्यूल और बिना पृथ्वी से मदद लेकर यह काम कैसे किया जाता है? क्योंकि वहां पर तो दिशा बदलने के लिए न हवा है और न ही जमीन का कोई सहारा। एक फुटबॉल फील्ड जितने बड़े इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को पृथ्वी से स्पेस स्टेशन पर ले जाया गया और अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अर्थ की दूसरी साइड में होता है तो उसके साथ कैसे कांटेक्ट किया जाता है? इन सब बातों को जानने से पहले इसके बारे में लेटेस्ट खबर जान लेते हैं। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने इंडो यूएस मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरने के लिए प्राइम एस्ट्रोनॉट को चुनाव कर लिया है। इसरो ने सबसे कम उम्र के एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को प्राइम एस्ट्रोनॉट बनाया है। शुभांशु शुक्ला को इंडियन एयरफोर्स ने हाल ही में प्रमोशन दिया है। इसरो ने कहा कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा भारतीय ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस भेजेगा। इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर से आईएसएस में अपने एक्सियोम 4 मिशन के लिए अमेरिका के साथ समझौता किया है। इस मिशन के तहत 2 भारतीय मुख्य और 1 बैकअप मिशन पायलट होंगे। इसरो के बयान के मुताबिक ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला प्राइमरी मिशन पायलट होंगे, जबकि इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर बैकअप मिशन पायलट होंगे। $150 बिलियन या फिर यूं कहें कि लगभग 12,500 अरब रुपए की लागत से तैयार किया गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में यानी स्पेस में इंसानों का एक ऐसा घर है जिसका उदाहरण इतिहास में दूसरा कोई नहीं है। यह पहली बार मानव इतिहास में हुआ कि हमने धरती के बाहर कोई ऐसा ठिकाना बनाया है जहां पर इंसान लगातार रहता आया है। इसे बनाने में अब तक सैकड़ों हाईटेक पार्ट्स लग चुके हैं और इसमें 16 प्रेशराइज्ड मॉड्यूल हैं जिनमें रहने और सोने के लिए अलग अलग मॉड्यूल शामिल हैं। इसके अलावा एक मॉड्यूल ऑब्जर्वेशन डेक के लिए और 6 साइंस लैब के लिए भी अलग अलग मॉड्यूल हैं जो सभी एयरटाइट टनल्स के जरिए आपस में जुड़े होते हैं। इनके साथ साथ आईएसएस में कई स्पॉट्स अभी भी खाली हैं, कुछ अतिरिक्त कैप्सूल पार्क करने के लिए और कुछ में आईएसएस के लाइफ बोट्स हमेशा के लिए पार्क किए गए हैं। ये लाइफ बोट्स इमरजेंसी की स्थिति में एस्ट्रोनॉट्स को सुरक्षित पृथ्वी तक पहुंचाने के लिए हैं। अभी हाल ही में आपने सुनीता विलियम्स और उसकी टीम के बारे में सुना होगा कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर फंस गए हैं। उनके बैकअप के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अब तक का बनाया जाने वाला सबसे बड़ा स्पेस स्टेशन है। एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बेसिक जमीन से 400 किलोमीटर दूरी पर है। फिर भी इसको जमीन से बाइनोकुलर्स की मदद से देखा जा सकता है, या फिर इसके साइज का अंदाजा अगर रियल लाइफ ऑब्जेक्ट से लगाना है तो यूं समझ लें कि बुर्ज खलीफा का जो बॉटम है यानी कि बेस है वो जितना फैला हुआ है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का टोटल वजन 4,60,000 किलोमीटर है, पर सवाल यह है कि कितना वजनी और इतना बड़ा आईएसएस स्पेस में गया कैसे? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की शुरुआत 2 मॉड्यूल से हुई थी और ये दोनों स्पेस में ही एक दूसरे से कनेक्ट किए गए थे। एक मॉड्यूल अमेरिका ने बनाया था तो दूसरा रशिया ने। 1992 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद अमेरिका और रशिया ने आपस में कोलैबोरेट किया और दोनों सुपर पावर ने मिलकर इस स्पेस में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने का इरादा किया। पहले रशिया ने स्पेस में जारिया नाम का मॉड्यूल भेजा और उसके बाद अमेरिका ने अपना यूनिटी उसके पीछे भेजा। 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ते हुए यूनिटी ने जारिया का पीछा किया। 28 नवंबर 1998 को सुबह 6:40 पर ये दोनों मॉड्यूल जमीन से 400 किलोमीटर ऊपर एक दूसरे के साथ जुड़ गए और इस तरह जन्म हुआ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का। यह पहली बार था जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को आसमान में बनाया जा रहा था। तब से लेकर पिछले 36 सालों में पूरी दुनिया के इंजीनियरों ने मिलकर अपने अपने मॉड्यूल बनाए और उनको रॉकेट के जरिए स्पेस में भेजकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कनेक्ट किया। आज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से यूएस और रशिया के अलावा यूरोपियन और जापानीज मॉड्यूल भी जुड़े हुए हैं। साल 2000 से लेकर आज तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 24 सालों से कोई एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिसमें खाली रहा हो। हर समय इसमें किसी न किसी कंट्री के एस्ट्रोनॉट्स मौजूद होते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर एस्ट्रोनॉट्स की जरूरत पूरी करने के लिए वो तमाम फैसिलिटीज इसमें मौजूद हैं जो किसी सुपर स्ट्रक्चर में होनी चाहिए।
जिसमें ऑक्सीजन सबसे जरूरी है। एक इंसान खाने के बिना 3 हफ्तों तक, पानी के बिना 3 दिन तक, लेकिन ऑक्सीजन के बिना केवल 3 मिनट ही जिंदा रह सकता है। जमीन से 400 किलोमीटर ऊपर जहां न एटमॉस्फेयर है और न ही सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है, वहां इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज एस्ट्रोनॉट्स को फ्रेश ऑक्सीजन प्रोवाइड करके देना होता है। एक एवरेज इंसान को दिन में 15,000 लीटर या 22 किलोग्राम ऑक्सीजन चाहिए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने वाले 9 एस्ट्रोनॉट्स के लिए दिन में करीब 200 किलोग्राम ऑक्सीजन की पूर्ति करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और कई बार तो इसमें संख्या में बढ़ोतरी भी हो जाती है। यहाँ एस्ट्रोनॉट्स के लिए कई दिनों की ऑक्सीजन सप्लाई टैंक्स में मौजूद होती है ताकि अगर सिस्टम फेल भी हो जाए तो सप्लाई अर्थ से रॉकेट आने तक इतनी हो कि एस्ट्रोनॉट जिंदा रह सके। आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी कि सिर्फ 6 घंटों में अर्थ से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक ऑक्सीजन सप्लाई पहुंचाई जा सकती है। यह तरीका अच्छा तो है लेकिन उतना ही महंगा भी है, क्योंकि एक कार्गो रॉकेट का अर्थ से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जाने में $200 मिलियन का खर्च आता है, यानी 1650 करोड़ रुपए। खाना और दूसरी सप्लाई तो कई महीनों में एक बार भेजी जाती है, लेकिन दिन की 200 किलोग्राम की ऑक्सीजन डिमांड्स को पूरा करने के लिए एक बार रॉकेट का इस्तेमाल काफी मुश्किल है। इसलिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बगैर अर्थ पर डिपेंडेंसी के अपना ऑक्सीजन खुद ही बनाता है। इसमें एक छोटी मशीन है जो कुछ नहीं बल्कि पानी को इस्तेमाल करके ऑक्सीजन बनाती है। जब पानी से इलेक्ट्रिसिटी को गुजारा जाता है तो वह 2 हिस्से में टूट जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स पर हाइड्रोजन गैस के बबल तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीजन गैस के बबल जमा हो जाते हैं। अब अगर यही एक्सपेरिमेंट अर्थ पर किया जाए तो यही बबल अपने आप पानी से अलग हो जाते हैं, क्योंकि जाहिर है गैस का वजन पानी से कम होता है, लेकिन स्पेस में ग्रेविटी नहीं है। जितना वजन पानी का है उतना ही गैस का, यानी कि ऑलमोस्ट 0। तो अब ऑक्सीजन गैस को पानी से अलग करने के लिए इस मशीन को गोल घुमाया जाता है, जिससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होती है जो कि एक आर्टिफिशियल ग्रेविटी की तरह काम करती है। गोल घुमाने की वजह से पानी साइडों पर चला जाता है और बीच में ऑक्सीजन गैस बच जाती है, जिसको मशीन खुद ही कलेक्ट करके कंटेनर में डाल देती है। अभी आप सोच रहे होंगे, अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ऑक्सीजन पानी से बनाया जाता है तो फिर पानी स्पेस में कहां से आता है? यहां पर भी एक शानदार इंजीनियरिंग अपना कमाल दिखाती है। इसी प्रोसेस में निकलने वाले हाइड्रोजन गैस को एस्ट्रोनॉट्स के सांस से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्ट करवाकर दोबारा से पानी बना दिया जाता है और आखिर में मीथेन गैस बचती है, जिसको स्पेस में जाया कर दिया जाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए ऑक्सीजन बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन इससे भी बड़ा चैलेंज है इस ऑक्सीजन को बचाए रखना, क्योंकि अगर स्पेस स्टेशन में एक छोटा सा भी सुराख हो गया तो उसका नतीजा काफी भयानक हो सकता है। एक ही सेकंड में स्पेस स्टेशन फट सकता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिस ऊंचाई पर अर्थ को ऑर्बिट करता है, यहाँ पर स्पेस के डंप बहुत ज्यादा है जो बहुत ही तेज गति से स्पेस में घूम रहे होते हैं। इनमें शामिल है सैटेलाइट के पार्ट और सैकड़ों छोटे बड़े मीटिरॉइड्स। अब सवाल ये उठता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन खुद को इन मीटिरॉइड्स से बचाता कैसे है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अर्थ को 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ऑर्बिट कर रहा होता है। इतने तेज स्पीड से कि अगर ये अर्थ के करीब इस स्पीड से गुजरे तो पैसिफिक ओशन को सिर्फ 25 मिनट में क्रॉस कर जाएगा। इतनी तेज स्पीड से अगर रेत का एक टुकड़ा भी मीटेरोइड का रूप ले ले और वह इस स्टेशन से टकरा जाए तो यह इतना ज्यादा डैमेज करेगा जितना कि एक कार एक बहुत बड़े पेड़ से टकराकर डैमेज हो जाती है। 23 मार्च 2012 को नासा मिशन कंट्रोल ने ISS की क्रू को रेडियो किया। कुछ स्पेस डिब्री सीधा इंटरनेशनल स्पेस की ओर बढ़ रही है। किसी को पता नहीं था कि डिब्री कितनी बड़ी है। लगे हाथ उनको सिर्फ 6 मिनट पहले बताया गया था। सारा क्रू फौरन लाइफ बोट्स में चला गया, लेकिन खुशकिस्मती से स्पेस डिब्री ISS के बिल्कुल करीब से बिना टच के गुजर गई। लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को हर बार किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। छोटे मोटे मीटेरॉइड्स या फिर रेत जैसे कणों से बचने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का बाहरी आवरण बुलेट प्रूफ मटेरियल से बनाया गया था। जिस तरह बुलेट प्रूफ वेस्ट में अलग अलग लेयर होती है, इसी तरह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के हल में भी अलग अलग लेयर्स मिलाकर बनाया गया था। सबसे बाहर वाली लेयर एल्यूमिनियम की है, इसके बाद एक वुवन मटेरियल की लेयर है और उसके भी अंदर दोबारा से एक एल्यूमिनियम की लेयर है। एक अकेला मेटल इतना मजबूत नहीं होता जितना उसी मेटल को काटकर 2 या 2 से अधिक लेयर्स में फैला दिया जाए तो मजबूती आती है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर हर गुजरते वक्त रेत के दाने जितने माइक्रो मीटेरॉइड्स हमला कर रहे होते हैं, लेकिन ये इसकी बुलेट प्रूफ लेयर्स की वजह है कि ISS को पिछले 36 सालों से कुछ नहीं हुआ है। अब अगर कभी कोई बड़ा मीटेरॉइड्स ISS के रास्ते में आ जाए तो फिर क्या होगा? इस केस में इतनी स्पीड से टकराने पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बुलेट प्रूफिंग भी किसी काम की नहीं होगी। जमीन पर मौजूद मिशन कंट्रोल का क्रू पहले से ही आने वाले मीटेरॉइड्स की लोकेशन और पोजीशन का अंदाजा लगाए बैठा होता है।
अगर ये नुकसान पहुंचाने जैसा होता है तो फिर इस सूरत में पूरे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ही रास्ते से हटाना पड़ता है। आईएसएस में लगे छोटे छोटे थ्रस्टर्स हैं जो यूज करके इसकी ट्रेजेक्टरी चेंज की जा सकती है, पर ये थ्रस्टर्स रॉकेट फ्यूल पर चलते हैं और ये फ्यूल आईएसएस के पास बहुत कम होता है, यानी कि इनका इस्तेमाल बहुत ही रेयर और बहुत ही जरूरी सिचुएशन में ही किया जाएगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की अर्थ पर डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए इसमें एक ऐसा मैकेनिज्म लगाया गया है जो बगैर रॉकेट फ्यूल इस्तेमाल के 4,60,000 किलोग्राम वजनी इंटरनेशनल स्पेस की डायरेक्शन आसानी से चेंज कर दे जहां पर वायुमंडल नहीं है। इसके सेंटर में छोटे बड़े बॉक्सेस लगे हैं जिनको कंट्रोल मूवमेंट साइरोस्कोप्स या CMGS कहा जाता है, पर ये फुटबॉल फील्ड जितने बड़े आईएसएस की डायरेक्शन को कैसे चेंज कर पाते हैं। इन बॉक्सेस के अंदर फ्लाई व्हील्स लगे होते हैं जो कि 6600 राउंड पर मिनट की स्पीड से स्पिन करते हैं। फ्लाई व्हील भारी भरकम गोल पहिए की तरह होते हैं, ठीक ट्रेन के पहिए जैसे। जब इनको तेज स्पीड से स्पिन करवाया जाता तो इसमें एंगुलर मोमेंटम पैदा होता है। ये मोमेंटम आईएसएस की पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। ऐसा पूरा आईएसएस एक डायरेक्शन में मूव करने लगता है। अगर फ्लाईव्हील बहुत तेजी से घूम रहा होगा तो आईएसएस की डायरेक्शन ज्यादा चेंज होगी और जिस डायरेक्शन में घूम रहा होगा आईएसएस भी उसी डायरेक्शन में घूमेगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को घुमाना तो फ्लाई व्हील्स को भी उल्टा डायरेक्शन में स्पिन करवाया जा सकता है। इन फ्लाई व्हील्स को इलेक्ट्रिसिटी की मदद से घुमाया जाता है जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लगे सोलर पैनल जनरेट करते हैं। आईएसएस में लगे सोलर पैनल एक समय में 120 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एस्ट्रोनॉट्स के साथ वार्तालाप और कम्युनिकेशन रखना भी मिशन कंट्रोल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ करता था। कम्युनिकेशन रेडियो सिग्नल्स के जरिए होती है। ये सिग्नल अर्थ को क्रॉस नहीं कर सकते और अक्सर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अर्थ के उस पार होता है। इस मसले को हल करने के लिए पहले हवाई जहाज उड़ाए जाते थे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के रेडियो सिग्नल पकड़कर ह्यूस्टन में मिशन कंट्रोल तक पहुंचाते थे। यह तरीका काफी महंगा भी था और अनरिलायबल भी। ये सिर्फ एक टेम्परेरी जुगाड़ था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। टेक्नो में आई तरक्की के साथ साथ हाई अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट की मदद से कम्युनिकेशन का मसला अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को जब भी मिशन कंट्रोल से कोई भी कम्युनिकेशन करना होता है तो पहले सिग्नल सैटेलाइट कैच करती है, फिर वही सिग्नल सैटेलाइट के नेटवर्क में भेज दिया जाता है और फिर जो भी सैटेलाइट रेंज में होती है उस सिग्नल को ह्यूस्टन मिशन कंट्रोल तक रिले कर देती है, डिलीवर कर देती है। इस तरह बिना किसी समय को गवाए हुए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स आसानी से अपनी फैमिली के साथ कांटेक्ट कर पाते हैं, अपनी बातें कर पाते हैं और अपने अनुभव साझा कर पाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।